हमारी जो एक सोच थी जिसको केंद्र सरकार ने भी अपनाया, डिजिटल लाइब्रेरी, उसका इनॉग्रेशन किया गया और स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पृथला के निवासियों को हमने समर्पित किया है। और इसके साथ साथ पूरे ज़िले के अलग अलग 211-12 करोड़ के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन हमने लगाए हैं। और उसके अंदर एक बहुत लंबी मांग जो इस इलाके की थी, जो उकलाना और टोहाना दोनों हलकों को कनेक्ट करती है, सूरेवाड़ा मोड़ से लेकर पंजाब बॉर्डर तक, पीछे उसकी सीआरएफ से मंजूरी भी आ गई थी और आज उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और मैं मानता हूँ कि जिस सोच के साथ सरकार ने प्रत्येक विधानसभा के अंदर, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के काम हो, चाहे पब्लिक वर्क के काम हो, इरिगेशन के काम हो, पब्लिक हेल्थ के काम हो, जो कदम उठाए हैं, आज हमने गांव को भी शहर की तरह पे विकसित करने का काम किया है। और हमें पूर्ण विश्वास भी है, भरोसा भी है कि जैसे आज अर्बनाइजेशन के अंदर हरियाणा को अग्रणी माना जाता है, जिसमें गुड़गांव एक अलग अहमियत रखता है, आने वाले भविष्य में गांव भी हमारे इसी प्रकार से विकसित हो और देश में सबसे अग्रणी गिने जाए। कल अलायंस एयर के साथ हमारी बैठक हुई है फाइनल चरण की, और जल्द हम एमओयू साइन करेंगे जिसमें हिसार एयरपोर्ट से अलग अलग कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देंगे। एक मन में मेरे भी थी कि हिसार दिल्ली और दिल्ली इंटरनेशनल ये कनेक्टिविटी बने, तो इसलिए जो अब हमने रूट्स चिन्हित करने का काम किया है वो है दिल्ली हिसार जम्मू, हिसार दिल्ली, दिल्ली हिसार अहमदाबाद, जयपुर हिसार दिल्ली, और दिल्ली हिसार चंडीगढ़, हिसार दिल्ली, और दिल्ली हिसार कुल्लू, धर्मशाला और देहरादून, हफ्ते में एक दिन। तो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर फाइनलाइज रिपोर्ट फिजिबिलिटी के साथ अलायंस एयर सबमिट कर देगी। और मैं मानता हूं कि 20 तारीख से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि अलायंस एयर के साथ हम एमओयू करें, और अप्रैल महीने में जो हमारा टारगेट है कि हमारा एविएशन हब का टेक्निकल काम कंप्लीट हो जाएगा, पहली उड़ान हम हिसार से शुरू करने का कार्य। चलो मैडम, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपको 3000 तो याद है। 4 साल में 1000 रुपया तो हमने बढ़वाई और इसको बढ़ाएंगे, कम तो नहीं कर रहे। हमने तो पार्टी के घोषणा पत्र में अनेक घोषणाएं करी थी, जैसे एचटेट का पेपर 50 किलोमीटर के अंदर होगा, आप उसकी तो बात नहीं करते। हमने प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं बनाई कि गाँव को मॉडर्नाइज किया जाए, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी जाए पंचायती राज में, 33% राशन डिपो में दी, और उन सब पे पार्टी ने काम किया। 75% रिजर्वेशन भी हमने कानूनी तौर पर लाया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, और इस महीने के अंदर हम अपनी एसएलपी फाइल कर उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनावी वर्ष जो है शुरू हो चुके हैं सर, काम करवाया है। 4 साल के अंदर किसान को जो समृद्धि दी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आम कमेरे की ताकत को हमने बढ़ाने का काम किया, और जनता इसमें हमारा साथ। चुनाव इकट्ठे हो, इससे पॉलिटिकल पार्टीज का भी समय बचता है, खर्चे बचते हैं, और दूसरी ओर पर इलेक्शन कमीशन जो प्राइमरी बॉडी है, जिसको 2-2 बार एक प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा कराने पड़ते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा काम कम हो जाएगा। और आज की परिस्थिति में रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी कमेटी इस पर विचार कर रही है, और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी। आज की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि दोनों चुनाव इकट्ठे। क्या आप गठबंधन में लड़ा जाएगा? अभी तो मेरे को कोई संशय नहीं है। नड्डा जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे बीजेपी से गठबंधन। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हम मिलकर चलेंगे। एक लाइन पढ़ते हो, एक नहीं पढ़ते, ये तो बाइसनेस है पत्रकारिता। तो मैं आपको एक चीज आप मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, हम भी 90 विधानसभा पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अलायंस जब होते हैं तो बैठकर निर्णय किए जाते हैं। मुझे नहीं लगता आज तक किसी अलायंस का निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जब चर्चा होगी, निष्कर्ष निकलेगा, नतीजे निकलेंगे, आपके सामने रख देंगे। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं, हो ना हो तो भविष्य की बात है। आप तो 4 साल पहले कहने लगे थे
अलग अलग चैनल्स और अखबारों के माध्यम से कि गठबंधन टूटेगा। 3 महीने नहीं हुए थे सरकार के, पहले सेशन में लोगों ने बोल दिया था 15 दिन में टूट जाएगा। 4.25 साल स्टेबल स्तर सरकार हरियाणा प्रदेश को मिली, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा। आज हमारे यहाँ उद्योग आने लग गया, रोजगार के अवसर बढ़ने लग गए। मुझे लगता है कि हरियाणा की डिमांड भी यही है कि स्टेबल सरकार चाहिए और उसके लिए अब मिलकर आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का अगर चुनाव गठबंधन में लड़ा जाता है तो जेजेपी पार्टी से देवेंद्र सिंह, चलो ये हमारा निर्णय है, ये हमारा निर्णय है कि कौन सी सीट हम रखेंगे, कौन सी किसको देंगे, और ये आप हम पे छोड़ दो। समय आएगा, मैं नहीं मानता कि मुझे मेरे किसी सिटिंग एमएलए की टिकट चेंज करने की जरूरत है। और मजबूती के साथ हमारे साथियों ने काम किया। हाँ, 1-2 ने समस्या दी थी, उनकी जरूर पार्टी विचार करेगी। निशान सिंह जी का काम है, वो उस पर निर्णय ले लें। क्या लगता है आपका 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा इकट्ठे चुनाव? मुझे नहीं लगता। अगर गठबंधन में चुनाव नहीं होता तो क्या आपकी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ देखने और सोचने की भी जरूरत है। हम एनडीए का हिस्सा है और मजबूती से एनडीए के अंदर हम। दुष्यंत जी, आपने एक बात कही कि 60 साल और 1 महीना का होने के बाद पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। टोहाना के सैकड़ों लोग धक्के खा रहे हैं, ना तो कहीं अपील करने की जगह। आप एक काम करिए, मेरे को दिन और तारीख बता दीजिए, एक कैंप आप टोहाना लगा लीजिए। चाहे आप टोहाना में हमेशा सर्वर डाउन एक सेकेंड, मैं स्पेशली एडीसी ऑफिस के 4 लोग वहाँ भेज दूंगा जो क्रेड का काम देखते हैं। जिन जिन की साथ वेरीफाई होगी हम दुरुस्त करेंगे। धरातल पर मंत्री जी ने भी कैंप लगवाए थे, लेकिन कैंप लगाना और वो जो अधिकारी बैठते हैं वो कहते हैं कि सर्वर डाउन एज वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है। इनकम वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा है और जिसका इनकम वेरिफिकेशन का दिक्कत आती है उसमें 1 महीने का समय लगता है। एज वेरिफिकेशन तो जहाँ जहाँ मैं भी गया हूँ और किसी का मेरे को पुख्ता सबूत भी मिला है कि उसकी पेंशन नहीं बनी, विदिन 24 आवर्स हमने करवाई। अगर आपके पास कोई डाटा है मेरे साथ शेयर कर लो, मैं दुरुस्त करवा दूँ। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की नहीं दे पाते और करेक्शन के लिए तो भी केस है तो आप मेरे को दे दीजिए। सारों का विकलांगता का तो बनेगा नहीं, कोई 1-आधा केस होगा दुरुस्त करा दें। पर उसको नहीं बनी थी, 2 साल तक के खाए मैंने। मुख्यमंत्री जी को फतेहाबाद में जब आए थे, मुख्यमंत्री जी कह के स्पेशल ओनर पेंशन बनवाई, बन गई ना। 2 साल थैंक यू तक करो, ओढ़मा भी दे और थैंक यू भी ना करे तो आई मी माई सेल्फ ही है। आप मुझे ये तो बताओ, बाबू बेटों को छोड़ के आज के दिन कांग्रेस की हालात क्या है? आज तो कांग्रेस में इतनी बाइफरकेशन है और ये हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ही। राजस्थान में उनका बुरा हाल इसलिए ही हुआ, हरियाणा में एक कोई एसआर के ग्रुप बन गया, एक बाबू बेटा ग्रुप बन गया। ये अपने आप दर्शाता है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार की ओर है। और जिस तरह से इनडिसाइसिव कांग्रेस बनकर चल रही है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी जवाब दे दिया, राजस्थान की जनता ने भी जवाब दे दिया, जहां उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर भी करारा जवाब मिला और मुझे लगता है हरियाणा में भी उससे बदहाल हालत कांग्रेस की। हरियाणा में कांग्रेस बिल्कुल सही नारा है। और मैं तो एक चीज़ सुन रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कही, आई एम नॉट टायर्ड नॉर रिटायर्ड। ये 80 पार के उम्मीदवार लेके आएंगे। अब तो युवाओं का टाइम आ गया। अगर ये 80 पार ही लाने लग गए तो हमारा नंबर कब आएगा? हमने तो 40 साल राजनीति करनी है और मैं ये मानता हूँ कि अब युवाओं का समय है। पंचायती राज में जिस तरीके से युवाओं को जनता ने चुनकर जिम्मेवारी दी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में युवाओं की तादाद बढ़ेगी। जिले के अंदर हरियाणा सरकार इस पे काम कर रही है कि यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि हिसार में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिरसा में 1 यूनिवर्सिटी है। अगर हमें फिजिबिलिटी लगती है आने वाले समय में तो जरूर इस पर सरकार कदम उठाए। सर विपक्ष का कहना ये तो पूछो, जब चौटाला साहब और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पर सीबीआई की रेड मारी गई थी, वो कौन सी भावना से थी? जिस आदमी का हरियाणा सरकार में कोई हिस्सा नहीं था उसको 10 साल जेल कटवा दिया, जब तो सीबीआई अच्छी थी। आज उनके विरुद्ध उनकी चोरी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बदलेगी भावना। मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर किसी ने गलती करी और उसके सबूत मिलते हैं तो उसके ऊपर सरकार कदम उठाए। तंवर साहब भी जो है याद